आज हम लोग को पढ़ना है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का मतलब देखिए, साइक्लोट्रॉन, साइक्लो का मतलब होता है सर्किल, रिवॉल्यूशन, और ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे लिया गया चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को साइकिल में घुमा करके और उनकी एनर्जी को बढ़ाना कहलाता है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन के बारे में लिख लीजिए, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, साइक्लोट्रॉन होता क्या है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग धन आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि आयनों को अति उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने में किया जाता है। अब कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ। मतलब ये होता है कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है, इसमें हैवी चार्ज पार्टिकल चाहिए, लो जो उसका मास क्या हो, हैवी हो, हैवी चार्ज पार्टिकल चाहिए। करते क्या है इसमें कि चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगाते हैं। इसमें इसके बारे में बताएंगे, आपको विधिवत बताएंगे। पहले ऐसे समझिए कि किसी चार्ज पार्टिकल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वह एक्सेलरेट होता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर रखेंगे तो क्या करेगा, ये इस पर एक फोर्स लगेगा, Q इंटू E, फोर्स लगेगा इस पर, या फोर्स, और यह फोर्स जो है, यह फोर्स आगे की ओर बढ़ेगा और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे पहले यह चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर था, इसकी वेलोसिटी 0 थी, और जो ही इसके अंदर आया तो इसकी वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ने लगी। तो वेलोसिटी का बढ़ना ही कहलाता है एक्सेलरेट हो रहा है, त्वरित हो रहा है। और वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते अगर यहाँ वेलोसिटी बढ़ गई, अब इसके पास से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस पर एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। और जब एक्सेलरेशन, अगर यह चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है तो इस पर वेलोसिटी क्या है, 0 है, रेस्ट पोजीशन में है। और जो ही ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो इस पर इसकी वेलोसिटी धीरे 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 क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और इंक्रीज करते करते बढ़ते बढ़ते जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एंड पे पहुंचेगा और बाहर जब जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का लगना बंद हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का लगना बंद हो गया तो इस पर फोर्स का लगना बंद हो गया, और जब फोर्स बंद हो गया, फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन बंद हो गया। तो इस अब वेलोसिटी में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, अब वेलोसिटी इसकी इंक्रीज नहीं करेगी। इसको बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। अगर हमको इसकी वेलोसिटी और अधिक बढ़ानी हो तो इसको और बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, तो हम किलोमीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा नहीं सकते हैं। इसलिए इसको, इस चार्ज की वेलोसिटी को या कहिए काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए लॉरेंस और लिविंगस्टन, 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने साइक्लोट्रॉन बनाया और साइकिल में घुमाया। वो साइकिल में घुमाया, कैसे घुमाया उसके बारे में देखिए। उन्होंने क्या किया कि ऐसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया, उसने चार्ज को एक्सेलरेट किया, और चार्ज एक्सेलरेट होकर के जब मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचता है तो आप जानते हैं, कुछ चीजों को आप पहले बताया जा चुका है, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो किस मार्ग पर चलता है, वो वृत्ताकार मार्ग पर चलता है। और वृत्ताकार मार्ग पर जब चलता है तो उसकी रेडियस बताई गई है R बराबर mv/qv। और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा। और इसका टाइम पीरियड जो बताया गया है आपको, T बराबर 2πm/v। और जब v की वैल्यू 2πm नहीं है, ये 2πr है, 2πr/mv। और जब r की वैल्यू जब रखते हैं यहाँ पर, यहाँ से तो हो जाता है 2πmv/qv इंटू v से v कैंसिल हो जाता है, तो t बराबर 2πm/qv।
ए इसका टाइम पीरियड होता है। इसमें इस फार्मूला का यूज करेंगे और इस फार्मूला का यूज करेंगे। दोनों फार्मूलों का यूज करके हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। सिद्धांत देखिए, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले आवेशित कणों की परिक्रमण आवृत्ति कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए परस्पर लंबवत वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके आवेशित कणों को चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से बार बार एक ही वैद्युत क्षेत्र से गुजार कर उसको उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। देखिए लिखा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले आवेशित कणों की परिक्रमण आवृत्ति कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। परिक्रमण आवृत्ति का मतलब होता है n = 1/t, और अभी आपको बताया गया है t बराबर होता है 2πm/qb। तो यहां पर क्या हो जाएगा, qb/2πm। परिक्रमण आवृत्ति कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। ऊर्जा का मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 12 mv²। तो इसमें कहीं वेलोसिटी नहीं है। अभी जब वेलोसिटी नहीं है इसका मतलब ऊर्जा आवृत्ति इस ऊर्जा पर कहीं भी उसमें ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। इसी का उपयोग करते हैं और इसका उपयोग करके हम बार बार एक ही वैद्युत क्षेत्र से उसको गुजारते हैं। कैसे गुजारते हैं उसको आपको अगले आर्टिकल में बता रहे हैं। पहले आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। इसका संरचना या कंस्ट्रक्शन क्या होता है। संरचना कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इसमें डी आकार के दो क्षैतिज खोखले धात्विक मेटालिक धात्विक खंड D1 व D2 होते हैं। देखिए ऐसे डी आकार के होते हैं ऐसे। डी आकार के एक सेमी सर्किले है, ये एक सेमी सर्किले है। इसकी कुछ थिकनेस होती है, खोखले होते हैं। देखिए इसमें डी आकार के दो क्षैतिज खोखले धातु के बने होते हैं, धात्विक मेटालिक खंड D1 और D2 होते हैं। इसको मान लेते हैं हम D1 और इसको मान लेते हैं हम D2। दोनों सेम आकार के होते हैं। सेमी सर्किल ए भी है, सेमी सर्किल ए भी है। जिन्हें डीज, ये डी आकार के होते हैं इसीलिए इनका नाम रखा गया है डीज। इन्हें डीज कहते हैं। ये दोनों डीज अल्प अंतराल पर रखे जाते हैं, बिल्कुल एक में चिपकाते नहीं हैं। इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, गैप अल्प अंतराल पर रखे जाते हैं। दोनों डीज एक दोलित ऑसिलेटर से जुड़े होते हैं। इनको क्या करते हैं, ऐसे एक ऑसिलेटर से जोड़ देते हैं। ऑसिलेटर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसे दोनों को ऐसे जोड़ देते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी HF लिखा हुआ है, HF, इसका नाम है दोलित हाई फ्रीक्वेंसी। ये हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। जैसे हमारे पास जो करंट चलती है घरों में, AC करंट जो होता है वो ऐसे चलता है, इस तरह से चलता है ऐसे। इसको बोलते हैं हाफ साइकिल, इसको बोलते हैं हाफ साइकिल। ये दोनों मिला के होता है फुल साइकिल। ये इतना अगर ये पॉजिटिव है, ये देखिए क्या है, ऊपर की तरफ गया फिर नीचे की तरफ आया, ऐसे प्लस माइनस से चलता रहता है। तो फर्स्ट चक्र में पहला जो हमारा जो साइकिल है, अगर यह D1 पॉजिटिव है तो D2 क्या होगा, निगेटिव होगा। अब जब पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो ये डीज एक प्लस है, ये माइनस है, तो इसके बीच में जो गैप वाला जो जगह है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है।
वैद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। इसके बीच में जब चार्ज रखा गया होगा ऐसे, इस चार्ज को हमें क्या करना है, साइक्लोट्रॉन इस घुमाना इसमें, तो ये चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे की ओर बढ़ेगा ऐसे, इस ऑसिलेटर बोलते हैं। अब फिर जब दूसरा चक्कर आएगा तो यह पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग जाएगा। हाफ साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है तो अगले हाफ साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। इसको बोलते हैं ऑसिलेटर। इसका नाम है ऑसिलेटर या दोलित्र। यह है दोलित्र। ये D1 है और ये D2 है। अब देखिए जिन्हें डीज कहते हैं ऑसिलेटर से जुड़े होते हैं। डीज के लंबवत दिशा में तीव्र चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है। डीज के बीच में आयन स्रोत, प्रोटॉन हो, अल्फा कण हो, न्यूट्रॉन हो, हैवी पार्टिकल्स रखा जाता है। जब रख देंगे तो क्या होगा उसके बारे में देखिए। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। वर्किंग कार्यविधि क्या होती है, देखिए कार्यविधि। माना यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का आयन स्रोत यस से, यहाँ पर स्रोत हमारा है यस, आयन स्रोत यस से कुछ क्षण निर्गत होता है, जबकि D1 धन विभव पर, ये हमारा D1 है, ये D1 किस पर है, धन विभव पर, और D2 ऋण विभव पर। ये D2 है, ये किस पर है, माइनस पे है। ये ऑसिलेटर लगा हुआ है। ये ऑसिलेटर का काम है माइनस, पहले आधे चक्कर में प्लस ये माइनस, दूसरे आधे चक्कर में ये प्लस और ये माइनस होता रहेगा। ये D2 ऋण विभव पर होता है। तब इस आयन पर D1 से D2 की ओर, ये प्लस से माइनस की ओर क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा E। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो चार्ज हमारा Q है, इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और जो रुका हुआ है ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। D1 से D2 की ओर एक वैद्युत बल लगता है, जिससे आयन D2 में भी वेग से प्रवेश करता है। अब देखिए क्या होता है, जब यह आयन इसके अंदर भी वेग से प्रवेश करेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए एक बार। एक फिगर तो आप ऐसे बनाएंगे, लेकिन हमारा एक्चुअली जो फिगर होता है, ऐसे एक सर्किल बना दिया और इसको क्या किया हमने, ऐसे काट दिया ऐसे, और इसके टॉप पर ऊपर, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे और इसके नीचे भी मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। इस साइड में N होगा और इस साइड में S होगा। N से S की ओर ऐसे समझिए कि डीज ऐसे लगा हुआ है, ऐसे डीज, और एक N ऊपर की तरफ है, एक S नीचे की तरफ है मैग्नेट। तो ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, ऊपर से नीचे की ओर आएंगी। तो चुंबकीय बल रेखाओं को हम ब्लैक बोर्ड के अंदर है, इसको क्रॉस से दिखाते हैं। हमारा मैग्नेटिक फील्ड है B, ये कहाँ जा रहा है, ये ब्लैक बोर्ड के अंदर है, ऐसे अंदर है, लंबवत है। और चार्ज हमारा जा रहा है इधर, और मैग्नेटिक फील्ड है लंबवत। एक चीज और जान लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कहाँ जनरेट होगा, इस गैप में जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल उत्पन्न कहाँ पे होगा, दोनों के गैप में। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये मेटल है और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है। ये भी मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसी के अंदर होगा जनरेट, गैप के अंदर। तो गैप के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज को क्या करेगा, वेलोसिटी देगा, एक्सेलरेशन देगा, इससे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और ज्यों ही इसके अंदर घुसेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड सही, ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, और चार्ज आ रहा है ऐसे। और आप जानते हैं जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्ताकार मार्ग पर घूमने लगता है। तो देखिए इसमें एक बल लगता है जिससे आयन D2 में भी वेग से प्रवेश करता है। फिगर को आपको ऐसे बनाएंगे, आपको समझाने के लिए हमने बनाया। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए जो ही इसके अंदर इंटर करेगा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, अब डीज के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण आयन नियत चाल भी से आर त्रिज्या के मार्ग पर चलने लगता है। आयन की गतिगति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल उस पर कार्यरत चुंबकीय बल से प्राप्त होता है।
इसकी आगे देखिए, आवश्यक अभिकेंद्र बल। आप देखिए, जब आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था यहाँ पर, तो इस पर चुंबकीय बल आपको बताया गया है क्यू भी बी। अब साइन थीटा जब रखेंगे तो थीटा यहाँ पर कै डिग्री होगा? थीटा थीटा क्या होता है, किसके किसके बीच का कोण होता है? बी और भी के बीच का कोण होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऐसे है और वेलोसिटी ऐसे है, तो दोनों के बीच का कोण कै डिग्री? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा तो साइन 91, यानी ये चुंबकीय बल क्यू भी बी जब इसके अंदर घुसेगा तो एक वृत्ताकार मार्ग पर चलने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए। तो अभिकेंद्र बल होता है mv²/r। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल mv²/r मिलता है QVB। तो यहां से R = हो जाएगा mv/QV। ऐसे समझिए एक बार और इसको नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए, नहीं किया हो तो ऐसे समझिए। हमारे पास ऐसे बीज हैं, यहां पे चार्ज रखा गया, पहले ये प्लस था और ये माइनस था, यहाँ पर प्लस और ये माइनस, ये बीज है इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट हुई कि इस पर फोर्स लगा, इधर कितना फोर्स लगा? क्यू भी बी, ये भी वेलोसिटी से चला, और जो ही भी वेलोसिटी से अंदर की ओर जब घुसा इसके अंदर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो क्या किया इसने, यहाँ से ऐसे भी वेलोसिटी से जब घुसा इसके अंदर, तो ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर चला। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड यहाँ से और यहाँ तक आने के लिए जो टाइम लगा, पूरा पूरा एक साइकिल जब लगाता है, पूरा पूरा एक चक्कर लगाता है, तो T बराबर होता है 2πm/QB। तो ये हाफ चक्कर हुआ। हाफ चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा होगा? ये हाफ इतना दूर दूर नहीं होता है, बहुत पास होता है, बहुत कम गैप होता है। वो आपको समझाने के लिए हम दिखा रहे हैं इतना गैप। तो ये इतना आएगा हाफ चक्कर, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र में जितना टाइम ट्रेवल किया, इसका आवर्तकाल कितना होगा, उसको देखिए क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र में आयन द्वारा लिया गया समय, चुंबकीय क्षेत्र में आयन द्वारा लिया गया, चुंबकीय क्षेत्र में ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो कितना समय लिया गया? तो स्मॉल t बराबर, ये पूरा पूरा इतना लगता है, तो हाफ लगेगा कितना? πm/QV, इतना टाइम लगेगा। अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी देखिए, ये जो है v वेग से ही इसमें चलेगा। v बराबर v, इसमें आपको बताया गया है कि वृत्तीय गति जब होती है तो उसमें वेग नहीं बदलता है, वेग का डायरेक्शन बदलता है, वेग का परिमाण नहीं बदलता है। तो ये वेग यहाँ पर भी v वेग से घुसा और यहाँ पे आया, अब यहाँ पर बाहर निकलेगा तो v वेग से निकलेगा, और ज्यों ही ये यहाँ पर आएगा त्यों ही ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। इस पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर जो ऑसिलेटर लगा हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर लिया जाता है, बिल्कुल बराबर। तो जो ही ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो v वेग से इसके अंदर आया और इस पर एक फोर्स और लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। अब वेलोसिटी जब बढ़ेगी तो इसमें मान लेते हैं वेलोसिटी v1 है, और वेलोसिटी जब v बढ़ेगा तो v बढ़ेगा, तो देखिए यहाँ पर v बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। m बढ़ेगा नहीं, q बढ़ेगा नहीं, v बढ़ेगा नहीं, तो v बढ़ेगा, तो यानी v के बढ़ने से त्रिज्या भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब ये त्रिज्या ऐसे मान के चलेगी, ये रेडियस बढ़ जाएगा, और रेडियस वेलोसिटी के बढ़ जाने से टाइम पीरियड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए इसमें टाइम पीरियड कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर ये आधा चक्कर जो तय करेगा वो कितने में t बराबर? πm/QV, और ये ऐसे बड़े रेडियस पे आएगा। अब फिर जब इसके अंदर घुसेगा, तो अब जब इसके अंदर आएगा तो फिर ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। फिर ये वेलोसिटी, अब पहले v था, ये v1 हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया बढ़ करके v2।
और जब इसके अंदर आएगा तो और बड़े मार्ग पर चलेगा। इस तरह से ऐसे ऐसे क्या होता है, चलने लगता है, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती रहती है। यानी ऐसे समझिए, ये ऐसे चलेगा, इस तरह से चलेगा, ऐसे। और यहाँ पर एक खिड़की होती है, जब हाई इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी, यहाँ पर आएगा तो ये भी वेलोसिटी से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। और आप सुने होंगे रदरफोर्ड का अल्फा कणों का बॉम्बार्डमेंट, इस पर स्वर्ण पत्र पर, तो आखिर अल्फा कण के पास इतनी एनर्जी कहाँ से आई होगी? इसी साइक्लोट्रॉन से ही एनर्जी वो ली गई थी। और वही अल्फा कण को जब निकाल करके सोने की पन्नी पर मारा गया, बॉम्बार्डमेंट किया गया, तो देखा गया, न्यूक्लियस के बारे में जाना गया। तो यहाँ से जब कोई भी चाहे प्रोटॉन हो या हमारे पास जो है न्यूक्लियर जी देगा, वहाँ तक पहुँच जाएगा। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में आयन द्वारा लिया गया समय t बराबर पाई m बाई क्यू बी, आधा चक्कर लगाने में इतना। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। आयन द्वारा किसी एक डी से होकर जाने में लिया गया समय आयन की चाल वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। आयन द्वारा एक डी से, एक डी का मतलब d1 d2, एक डी में इसमें से इसमें आइए, चाहे इसमें से इधर जाइए, उसमें उसकी आवर्त जो टाइम लगता है, वो टाइम उसकी वेलोसिटी पर और वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या है उस पर निर्भर नहीं करती है। अतः आयन का आवर्त काल t बराबर 2 पाई m बाई क्यू बी। जितना समय पहले वाले डी में लगेगा उतना ही दूसरे वाले डी में लगेगा, यानी दोनों को मिला के कहेंगे आवर्त काल। अतः अनुनाद उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति n बराबर 1 बाई टी इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई m। इसे साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कहते हैं। कभी कभी साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति पूछा जाता है। तो अनुनाद का मतलब होता है दोलित्र की आवृत्ति और साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति जब आपस में मिल जाए तो उसे अनुनाद कहते हैं। और अतः अनुनाद उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति कितनी है, इसी को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति। अब हम इसमें देखेंगे न्यूमेरिकल पॉइंट्स क्या आते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं जो न्यूमेरिकल्स वाले होते हैं। ये तो आपकी थ्योरी रही, हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। साइक्लोट्रॉन में त्वरित कणों की गतिज ऊर्जा, जो त्वरित कण होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, कैसे निकालेंगे देखिए। माना डीज की बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर है, ऐसे समझिए हमारे पास दो बीज हैं, ऐसे बीज का मतलब बी आकार का होता है, ऐसे है और इस तरह से ऐसे घूम रहा है इसके अंदर ये। तो घूमते घूमते अगर मान लीजिए यहाँ पे आके निकला तो बाह्यतम त्रिज्या, जो बड़ी वाली जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर है। और जब कण डीज की परिध पर होता है, जैसे परिध पर यहाँ पे आ गया, बिल्कुल परिध पर, तो इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जब मैक्सिमम वेलोसिटी होती है तो कहीं ना कहीं एक खिड़की लगी होती है, वहीं से वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो उसकी चाल भी मैक्सिमम होती है। अतः लिख सकते हैं, अतः कैपिटल आर बराबर, देखिए स्मॉल आर बराबर बताया गया आपको एम वी अपान क्यू वी। तो जब आर स्मॉल आर का मतलब पहली वाला जहां से स्टार्ट किया था, आर R1 R2 R3 R4 R5 करते करते कैपिटल आर, तो कैपिटल आर बराबर एम तो बदलेगा नहीं, भी बदल के हो जाएगा भी मैक्सिमम, क्यू बदलेगा नहीं, बी बदलेगा नहीं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम ही मैक्सिमम इज इक्वल टू आर क्यू बी।
आयन की गतिज ऊर्जा, आयन की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम भी मैक्सिमम स्क्वायर, मैक्सिमम स्क्वायर, या कह सकते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी के ऊपर नीचे अगर एम का गुणा कर दें तो एम स्क्वायर भी मैक्सिमम स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2 एम। यहाँ से देखिए एम स्क्वायर भी स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 कर दे रहा है। तो के बराबर क्या हो गया, देखिए के बराबर एम स्क्वायर भी मैक्सिमम स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दे रहे हैं आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m। लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। एक काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की इज इक्वल टू आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m। इतनी काइनेटिक एनर्जी। आर क्या है, आर है डीज की त्रिज्या, डीज डीज जो है से होता है, जितनी त्रिज्या इसकी होती है उतनी ही त्रिज्या इसकी होती है, वायतन त्रिज्या है। क्यू क्या है, जो आवेशित कण है उसका क्या है, आवेश है। बी उस पर लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड है। यह आवेशित कण का द्रव्यमान है। इसको नोट कर लीजिए। एक काइनेटिक एनर्जी और निकलती है, उसको भी बता रहे हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। यदि दोनों डीज के बीच में लगाया गया विभवांतर भी हो, तब आयन के द्वारा दोनों डीज के बीच के रिक्त स्थान को पार करने में अर्जित गतिज ऊर्जा, ऐसे समझिए ये हमारे पास जो है, जो रिक्त स्थान है, इसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक साइकिल में इधर होता है, एक साइकिल में इधर होता है। तो इस रिक्त स्थान को पार करने के लिए कितनी एनर्जी मिलती है इसको, Q इंटू V। तो हाफ एक चक्कर में इतना एक पूर्ण चक्कर लगाना हो, जैसे कि यहां से गया और लौट करके ऐसे आया, लग गया और लौट करके ऐसे आया। तो एक चक्कर जब पूरा करेगा तो इसे रिक्त स्थान में कई बार जाएगा, 2 बार पार करेगा ये। तो एक पूर्ण चक्कर में आवेशित कण रिक्त स्थान को 2 बार पार करता है। अतः एक पूर्ण चक्कर में आयन द्वारा अधिक गतिज ऊर्जा 2q भी एक चक्कर में। अगर यह साइक्लोट्रॉन से बाहर निकलने के पहले अगर इसमें n चक्कर पूरा करे, कितना चक्कर, n चक्कर, तब इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 2nq भी। देख सकते हैं यहाँ पर आयन साइक्लोट्रॉन से बाहर निकलने के पूर्व n चक्कर पूरा करता है तो आयन द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा बराबर 2nq_v। यानी हमारे पास जो गतिज ऊर्जा आई वो 2 रूपों में आई। लास्ट में लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m बराबर 2nq_v। ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है। और ये भी याद रखना चाहिए, साइक्लोट्रॉन की जो आवृत्ति होती है वह qV/2πm। यही जो है, इस पर जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं। साइक्लोट्रॉन की परिसीमाएं क्या होती हैं, इसको हम कर लीजिए। लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। पहला, साइक्लोट्रॉन द्वारा अनावेशित कण जैसे न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर फोर्स नहीं लगेगा, और फोर्स नहीं लगेगा तो त्वरित नहीं होगा। नंबर 2, साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं किया जा सकता,
क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, अतः सूक्ष्म ऊर्जा ग्रहण करके उच्च वेग प्राप्त कर लेता है। और हाई वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से भिन्न हो जाएगी, फिर वह जो है उसकी वेलोसिटी बार बार बढ़ नहीं पाएगी। इसमें ध्यान देना है आपको, इसमें हैवी आयन चाहिए, लाइट आयन काम नहीं करते हैं। हैवी जैसे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा कण है, हैवी चाहिए। नंबर 3, साइक्लोट्रॉन द्वारा आवेशित कणों को इतने उच्च वेग से त्वरित नहीं किया जा सकता है कि उसका वेग प्रकाश के वेग की तुल्य हो जाए। अब प्रकाश के वेग के जब बराबर हो जाएगा तो फिर बात बदल जाएगी। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। m0 जो है, m0 इसको बोलते हैं विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास बोलते हैं इसको, रेस्ट मास। अगर प्रोटॉन है और प्रोटॉन को इतने वेग से कर दिया गया त्वरित कि उसकी वेलोसिटी प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, ये जो है लाइट वेलोसिटी है, ये हमारे पास चार्ज की वेलोसिटी है। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो 1 माइनस 1 0, यानी उसका मास इंफिनिटी हो जाएगा। यानी वेलोसिटी बढ़ती है तो द्रव्यमान भी बढ़ता है, नहीं द्रव्यमान स्थिर नहीं रहता है। और मास जब बढ़ेगा, मास बढ़ता रहेगा तो याद करिए यहाँ पर T बराबर 2 पाई m बाई क्यूबी। जब T बराबर ये मास बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। और जब मास, देखिए यहाँ पर मास m जब बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? घटेगी। ये बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? घटेगी। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, लेकिन चार्ज की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? घट गई। तो दोनों के बीच में जब अनुनाद तालमेल नहीं रहेगा तो फिर साइक्लोट्रॉन काम करना बंद कर देगा। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसकी वेलोसिटी जो होती है, आज की वेलोसिटी प्रकाश की वेलोसिटी से क्या होती है? प्रकाश की वेलोसिटी 10 टू पावर 8 होती है, तो चार्ज की वेलोसिटी 10 टू पावर 5 रखते हैं, 10 टू पावर 6 रखते हैं, इससे अधिक नहीं रखते हैं। और इससे अधिक रख देंगे तो फिर उसमें एक्सेलरेट होना क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी में तालमेल नहीं बैठेगा, और तालमेल नहीं बैठेगा, पता लगा कि चार्ज आ रहा है इधर से, ऑसिलेटर फील्ड लगा रहा है इधर से, तो उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा? कम कर देगा। इस तरह से ये साइक्लोट्रॉन काम करता है।